हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हम लोग आज चैप्टर 4 की बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट तो हमारा पढ़ चुका है ऑलरेडी, और चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड ये आपके सिलेबस से हाल फिलहाल हटा दिया गया है। तो हम लोग आज बात करते हैं चैप्टर 4 की, सीधे आते हैं। और इस चैप्टर का नाम है हमारा एग्रीकल्चर। आप लोग शुरुआत से ही पढ़ते चले आए हैं। एग्रीकल्चर साइंस में भी पढ़ा है आपने एग्रीकल्चर के बारे में, और आगे भी पढ़ेंगे। क्या है ऐसा एग्रीकल्चर में? देखो, इंडियन कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है, लगभग 75 पॉपुलेशन जो है इंडिया की डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। एक बेसिक जो चीज है एग्रीकल्चर, क्योंकि इसके बाद ही सारी चीजें आती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो। अगर एग्रीकल्चर किसी एरिया का मजबूत है, अच्छा है, तब ये चीजें आती है। तो एक बेसिक चीज जो है एग्रीकल्चर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर को हम लोग फार्मिंग भी कहते हैं। फार्मिंग जो है हमारा 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग, और दूसरी होती है सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, और बहुत ही पूछे जाते हैं 3 नंबर में कि व्हाट इज द सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग, व्हाट इज द सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है कि इसका जो वर्ड है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मीन्स ही होता है पुराना, ट्रेडिशनल। मतलब ऐसी फार्मिंग जो कि ट्रेडिशनली तरीके से की जाती है, जिसमें वही औजार आते हो, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, छोटे मोटे जो औजार जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, ऐसी फार्मिंग को हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। आपको याद होगा क्लास 9 में मैंने स्लैश एंड बर्न, मतलब पहले के जो लोग होते थे जिसको नोमैडिक कहते थे, वो क्या करते थे, किसी एरिया में जाते थे, एक जगह तो उनका पक्का घर नहीं होता था, किसी भी एरिया में अगर वो रुक गए, उस एरिया को उन्होंने जंगल वगैरह काट के उसी में एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते थे। 2-3 बार वो एग्रीकल्चर करते थे, और जिससे क्या होता था, उसकी फर्टिलिटी जैसे ही कम हुई, वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह करने चले जाते थे। तो इस टाइप की फार्मिंग जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आती है। इसमें आपका कोई भी केमिकल यूज नहीं होगा, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होगा, कोई भी टेक्निकल टूल्स वगैरह नहीं यूज होंगे, ओनली ट्रेडिशनल तरीके से। वो भी कोई आपका बड़ा लेवल पे नहीं, कोई घर के लेबर हो जाएंगे, कोई घर के जो मेंबर है वो लेबरिंग करेंगे। ऐसी फार्मिंग को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? अब बात आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग, सॉरी सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, इंटेंसिव मतलब ऐसे एरिया पर फार्मिंग करना जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो, मतलब जिस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही हो, उस एरिया में एग्रीकल्चर करना विथ टेक्निकल टूल्स, विथ फर्टिलाइजर, ज्यादा मैन्योर, केमिकल यूज करना, इरिगेशन यूज करना, ताकि जो कम एरिया है उसमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ऐसी फार्मिंग को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे अपना शहर में आजकल हम देखते हैं लोगों के पास भी जमीन नहीं है, छोटे मोटे टुकड़े हैं खेतों के 1-2 बीघे, उसमें घर के 15-20 लोग जो है उस पर ही डिपेंड है। अब उनके पास इतना छोटा एरिया है, खेत है, उस पर उन्हें इतने लोगों का प्रोडक्शन करना है, प्लस उनकी साल भर की कमाई भी उसी में करनी है। तो कैसे पॉसिबल है? तो वो क्या करते हैं, उसी खेत को वो बार बार केमिकल यूज करेंगे, ज्यादा पानी यूज करेंगे, मैन्योर यूज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन उस एरिया से लेने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने लिए भी रख सके, और जो प्रोडक्शन हुआ उसे बेच के उनका कमाई का जरिया भी बने। तो ऐसी फार्मिंग कहलाती है सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। अब इसमें एक वर्ड और आता है, अगर आप बुक में देखें, एक वर्ड आता है राइट टू इनहेरिटेंस। इंडिया की बात करें, राइट टू इनहेरिटेंस, इसका मीन्स होता है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग राइट टू इनहेरिटेंस में। मान लो किसी घर में हस्बैंड वाइफ और उसके 4 लड़के हैं, तो अपने यहाँ एक रिवाज चलता है कि जो पिता की जमीन जो होगी वो उसके बच्चों को दे दी जाएगी इक्वली। मतलब पिताजी के पास, उनके पास 20 बीघे जमीन थी, 4 बच्चे हुए, तो 4 बच्चों के हिसाब से 5-5 बीघे जो है उनके पास जमीन चली गई। ठीक है, अब देखना है डिवीजन होता चला जा रहा है जगह का। अब उनके लड़कों को जो 5-5 बीघा जमीन मिली थी, तो उनके भी 2 बच्चे हो गए, तो अब 5 बीघे जमीन जो थी, अब वो 2 बच्चे हुए, उनको 2.5 बीघा करके मिलेगी।
अब उनको भी एक टाइम ऐसा आएगा एक प्लांट बचेगा केवल उनके पास, वो भी क्या करेंगे, बेच के घर मकान बनवा लेंगे। तो ऐसे तो मतलब डिवीजन होता चला जा रहा है और जो जगह है वो कम होती चली जा रही है। ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि इंडिया में जो इंटेंसिव फार्मिंग है वो इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे राइट टू इनहेरिटेंस, जमीन जो है वो आगे सक्सीजन में जा रही है, आगे दी जा रही है। तो जितनी ज्यादा जमीन लोगों को बढ़ती चली जाएगी, डिवीजन होता चला जाएगा, उतनी कम जमीन पे ज्यादा प्रोडक्शन करने का प्रेशर बनता चला जाएगा। ये चीज हमारी कहलाएगी सबसिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें बहुत ज्यादा एनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर है, इसमें बहुत ज्यादा थोड़ी सी जमीन है तो उसको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करने का प्रेशर रहता है। ठीक है, इसके बाद हमारे ये चीज तो खत्म हो गई, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दोनों चीज क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। एक मिनट बात करते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग टाइप को कहते हैं जब हम कोई भी क्रॉप कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, मतलब ज्यादातर हम लोग यूज कम करें और उसको बेचे ज्यादा, मतलब जैसे कि शुगर केन हुआ, टी हुई, ये सब कैसे कमर्शियल क्रॉप है, आदमी इसमें क्या करता है, यूज कम करेगा और इसको बेचने वाले पर्पज से रहती हैं कि इनको ज्यादा ज्यादा इनका ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे। ऐसी क्रॉप जो है आती है कमर्शियल क्रॉप में। कमर्शियल क्रॉप में भी टू टाइप्स होते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या आ जाता है कि आपके जो ऐसे टाइप के क्रॉप जो एक फील्ड में 2-3 फसल की जाए और उनको बाद में बेचा जाए। और इसके बाद प्लांटेशन जो आप लोग जानते हैं जैसे कि टी, कॉफी है ना, बनाना, ये सारे हमारे प्लांटेशन में आ जाएंगे। तो ऐसी फार्मिंग को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। इसमें लाइन टू लाइन देखा जाए तो ऐसी फार्मिंग में HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज किया जाता है, केमिकल यूज किया जाता है इसमें, प्लस बहुत ज्यादा हायर डोजेस यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। और इसमें देखते हैं कि बात करें एग्जांपल टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। टी जो है असम और नॉर्थ बंगाल में ज्यादा होती है और इसमें कुछ स्टेट बताए गए हैं जब पर्टिकुलर कुछ जो फार्मिंग है वो होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। इंडिया में जो फसलें की जाती हैं वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है कुछ ऐसे है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है और कभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ की जो फसलें हैं उनको सीजन वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि सर्दी में कौन सी होंगी, गर्मी में कौन सी होंगी, बरसात में कौन सी होंगी, इनके बीच में जो सीजन बच गए उसमें कौन सी फसल होती है। तो ऐसी कंडीशन में अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है बनाया गया राबी, खारिफ और जैद। राबी एक सीजन है, वैसे सर्दी, गर्मी, बरसात ये सीजन है वेदर के, ऐसे ही क्रॉप में फसलों के भी ये सीजन है, राबी सीजन, खारिफ सीजन, जैद सीजन। मैं ऐसे डायग्राम से बना दिया है, वो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने डायग्राम बनाया था, अगर उस तरीके से याद करेंगे, समझेंगे और अगर एग्जाम में पूछा जाए लिख देंगे तो और समझ में आएगा। ये भी एक अच्छा तरीका है एग्जाम में आंसर देने का अगर क्वेश्चन आता है क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं राबी क्रॉप। राबी क्रॉप में कौन कौन सी जो है फसलें आ जाती है। सबसे पहले इनका एरिया देखते, शोइंग द टाइम देखते हैं कि ये फसलें बोई कब जाती है, किस मंथ में बोई जाती है। तो अगर राबी क्रॉप की अगर शोइंग मंथ देखें वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती है। राबी क्रॉप जो है जनरली सर्दियों में होती है, सर्दियों वाले सीजन जो होते हैं उनको राबी क्रॉप में आती है। तो इनका बीज बोने का टाइम जो होता है वो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होगा। इसके बाद इनका जो हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई का जो टाइम होता है वो हमारा फरवरी और अप्रैल के बीच में हो जाएगा। मतलब यहाँ अक्टूबर और दिसंबर में, अक्टूबर दिसंबर फसल बो दी जाती है, तो जनवरी और फरवरी में ये फसल बनके तैयार हो जाती है और अप्रैल तक ये फसलें काट ली जाती हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, कौन कौन सी फसलें आती हैं जो राबी क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। तो सब एग्जाम्पल देते हैं, वीट, पीस,
पैरेग्राम और जितने भी ऑयल सीड्स हैं वो सब हमारे राबी सीजन में ही किए जाते हैं। एरिया बहुत पूछा जाता है कि राबी सीजन में जो क्रॉप्स होती हैं वो कहाँ किस एरिया में यानी इंडिया के कितनी स्टेट्स में की जाती है। तो हम लोग एरिया दे सकते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये एरिया है जहां पर राबी सीजन में ये क्रॉप्स की जाती है। क्लियर? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राबी क्रॉप जो है उनका बीज बोने का टाइम जो है वो अक्टूबर दिसंबर में, हार्वेस्ट का टाइम जो है फरवरी अप्रैल में। क्रॉप्स जो है हमारे गेहूं, मटर, चना, बैगले, जितने भी ऑयल सीड्स हैं वो आ जाएंगे और एरिया हमारी ये रहेगी। क्लियर? और इसके बाद देखते हैं खारिफ क्रॉप। अब खारिफ क्रॉप क्या होती है? जो फसलें गर्मी में होती हैं उनको खारिफ क्रॉप कहते हैं। अब इनके बीज बोने का टाइम देखते हैं कब है। इनका बीज हो जाता है मई टू जुलाई, मई से लेकर जुलाई में इनकी फसलों के बीज बो दिए जाते हैं। अगर बात करें हार्वेस्ट की, फसल पक के तैयार हो जाती है सितंबर और अक्टूबर में, मतलब सितंबर और अक्टूबर के बीच में यहाँ की जो फसलें हैं जंगली फसलें काट ली जाती है। इसके बाद फिर राबी सीजन लग जाता है अक्टूबर दिसंबर के लिए। ठीक है? अब इनके क्रॉप्स देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं खारिफ सीजन में। तो इसमें राइस, मेज, ज्वार, बैगन और सुगरकेन, जूट वगैरह ये सब सारी फसलें जो है वो की जाती है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में तो ये हमारा खारिफ सीजन चल रहा है। इस टाइम देखते हैं कि चावल की बुआई हो रही होगी, प्लांटेशन लगाए जा रहे होंगे। ठीक है? इसके बाद एरिया देखते हैं कि एरिया में इस टाइप की फसल की जाती है। तो असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और उड़ीसा का जितना भी कोस्टल एरिया है यानी समुद्र किनारे का एरिया है वहां पे इस टाइप की फसल की जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि खारिफ सीजन क्या है, बोने का सीजन कितना है, मई जुलाई में, हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर, क्रॉप्स ये आ जाएंगे, एरिया हमारे ये आ जाएंगे। अब आते हैं ज़ैद सीजन। अब ज़ैद सीजन क्या होगा? गर्मी और सर्दी का हो गया। तो अब ज़ैद में देखते हैं क्या कौन सी फसलें आ जाती है। इसको उठा के बुक में देखेंगे तो एक नंबर क्वेश्चन आता है कि ज़ैद सीजन क्या है, क्या चीज में होती है। जब बात करें इन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन देयर आर द शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नोन एज द ज़ैद सीजन। मतलब इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट सीजन होता है गर्मियों का। हम लोग फरवरी और अप्रैल के बाद जो थोड़ा सा छोटे समय के लिए सीजन आता है मई जून में, उस टाइम जो फसलें की जाती हैं उसको हम लोग कहते हैं ज़ैद सीजन। जैसे कि हम लोग देखते हैं तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये कब आते हैं हमारे? अभी तो बीच में ही तो आते हैं, वो भी थोड़े दिनों के लिए। अभी अगर लॉकडाउन लगा होगा तब देखा होगा थोड़े दिनों के लिए तरबूज ये आए थे, ककड़ी वगैरह, ये ज़ैद सीजन की ही होती है। तो मेरे ख्याल से टॉपिक पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और इनमें ऐसे ही अगर आप लोग याद करेंगे ऐसे डायग्राम बना के तो और अच्छे से याद होगा। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर क्रॉप्स। इंडिया में हालांकि फसलें तो बहुत सारी होती हैं, इनमें से मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की जाती है। अगर मेजर क्रॉप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पहले नंबर पे आती है वो आती है राइस। राइस एक स्टेपल क्रॉप्स है इंडियन के लिए। स्टेपल फूड मतलब यहाँ पे मेन डाइट है राइस। चावल ज्यादा खाते हैं लोग इंडिया के। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस आफ्टर दैट चाइना। चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा अगर राइस का प्रोडक्शन करता है कोई कंट्री तो वो इंडिया है। तो इसको करने के लिए या इसको प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। टेम्परेचर होता है कैसा, ह्यूमिडिटी कैसी होनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, हर एक फसल के लिए जरूरी है। तो वही चीज देखते हैं। इसका भी मैंने डायग्राम बनाया है। ये चैप्टर डायग्राम में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, लाइन टू लाइन तो पढ़ाना ज्यादा सही नहीं है क्योंकि जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैंने सब यहाँ पे लिख रखी है। जहां जरूरत होती है लाइन टू लाइन में वहां लाइन टू लाइन में आपको समझा देता हूँ। राइस, अब देखते हैं राइस हमारी कैसी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है। खारिफ सीजन में होती है तो ये खारिफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री से अबव होना चाहिए। खारिफ क्रॉप सीजन जो है वो गर्मियों का होता है। प्रेजेंट टाइम का आप मौसम लेके चलिए, जैसे चावल है इस टाइम ही धान की रुपाई वगैरह हो रही है तो वो भी चुकी ज्यादातर एरिया में। तो इस टाइम तो सब लोग जानते हैं गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी, नमी ज्यादा होना चाहिए मौसम में। जैसे प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कितनी ज्यादा नमी है, कूलर पंखा के सामने बैठे हैं तब भी हम लोगों को गर्मी लगती है। नमी ज्यादा चाहिए, हाई रेनफॉल 100+ सेंटीमीटर, बरसात ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा इस सीजन में पानी, इस फसल के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है तो इस सीजन में बरसात भी ज्यादा होती है तो तभी ये राइस का प्रोडक्शन हो सकता है।
एरिया बता रहे हैं कौन कौन से एरिया में ये फसल की जाती है। तो पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, सब पार्ट, ठीक है। तो ये राइस का हो गया। अगर हम बुक में भी देखें तो सारी लाइनें ऐसी ही दी गई हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। ओके, तो इसमें हो गया कि टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल चाहिए, एरिया ये है, और ये राइस कैसी है हमारी खारिफ सीजन की क्रॉप है। अब दूसरा आता है वीट। वीट हमारी राबी सीजन की क्रॉप है, मैं पहले ही बता चुका। तो इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि जो गेहूं होता है तो देखते हैं सर्दियों के टाइम नहीं बोया जाता, मैंने बताया भी था उस टाइम। तो देखते हैं इनके लिए सीजन कैसा चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन। जब ये बड़े होते हैं, पैदावार होती है, बीज डाले जाते हैं, और जब तक ये बड़े होते हैं इनके लिए ठंडा सीजन चाहिए। सर्दियों में अक्सर गेहूं, अक्सर क्या हमेशा गेहूं होता है सर्दियों में। ब्राइट सनलाइट एट द हार्वेस्टिंग, जब भी कटाई होती है, मार्च अप्रैल में हम लोग देखते हैं गेहूं कटाई होती है, उस टाइम सनलाइट चाहिए होती है, मतलब हमें गर्मी चाहिए। जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो उसको पकने के लिए गर्मी चाहिए होती है, तब इसकी कटाई होती है। रेनफॉल 50 टू 70 सेंटीमीटर, बरसात जो है 50 से 70 यानी 70 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। एरिया बता रहे हैं कि कौन कौन से एरिया में ये फसल की जाती है। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन एरिया में गेहूं की पैदावार की जाती है। बिल्कुल वही पैटर्न इसका है। अब आ जाए मेज क्रॉप। मेज क्रॉप मतलब जो मक्का वगैरह होती है, वो भी इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। देखते हैं ये दोनों सीजन में हो सकती है, खारिफ में भी हो सकती है, राबी में भी हो सकती है। प्लस ये फूड और फूडर दोनों है। फूड मतलब जो इंसान खाते हैं, और फूडर मतलब जो जानवर चारे के रूप में खिलाई जाती है। तो ये दोनों खाए जाते हैं। हम लोग भी जितने भी मेज वगैरह होते हैं वो हम लोग खाते हैं, आटा पिसा के खाते हैं, तो दोनों में चल जाते हैं, जानवर भी खाते हैं। इसके लिए टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। इसमें रिक्वायरिंग HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड चाहिए होंगे, इसमें फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए होगा, केमिकल चाहिए होंगे इसको उगाने के लिए। अगर एरिया देखा जाए तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यूपी, MP, बिहार, इन एरिया में ये फसल उगाई जाती है। ओके, अब इसमें अगर पूछा जाता है, मैप पर भी पूछा जाता है कि अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि एक मैप दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा कि आप बताइए जो मेजर राइस एरिया है, मतलब इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैदावार किन किन स्टेट में होती है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई मैप में ऐसा क्वेश्चन आए जिसकी बाउंड्री फिक्स ना हो, जैसे जैसे ऑयल फील्ड कह दिया, तो ऑयल फील्ड हमें पता है कि कोई असम में, तो पर्टिकुलर पता है हमें इस स्टेट में है। लेकिन क्रॉप्स का क्या, क्रॉप्स पर्टिकुलर बाउंड्रीज वाइज तो होती नहीं है, वो तो सीजन जहां जहां जैसा है वैसी होगी। तो पूछ दिया कि राइस का प्रोडक्शन एरिया बताइए, तो आपको राइस का प्रोडक्शन एरिया जो है मैप में इंडिकेशन से बताना है। आपको मैप दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा राइस एरिया क्या है, तो आप राइस एरिया बताएंगे कैसे। मान लो ये राइस एरिया वाला मैप है, ये देखो राइस लिखा है, इसमें क्या है, इसमें बता दिया कि मेजर एरिया। तो जितने भी आप ग्रीन फील्ड्स देख रहे हैं, जितना भी ग्रीन है, ये सब एरिया कैसा है, राइस का है। यहाँ पे राइस प्रोडक्शन ज्यादा किया जाता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही मैप में बताना है। आप इसको शेडिंग कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, कि बता सकते हैं ये एरिया पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में भर के मत आ जाना कि यहीं पे अकेली राइस होती है। ज्यादा एरिया जो होते हैं वो एक फिक्स बाउंड्री में नहीं होते। तो ये दिख रहे हो सारे एरिया जो है राइस एरिया। ऐसे वीट का भी दिया गया है कि मेजर वीट एरिया, तो उन्होंने देखो शेडिंग करके बता दिया है कि ये एरिया जो है यहाँ पे वीट ज्यादा किया जाता है। तो मैथ रिलेटेड क्वेश्चन यही थे। एक और क्रॉप्स आती है मिलेट्स। मिलेट्स मतलब जो मोटे अनाज होते हैं उनको बोला जाता है मिलेट्स में आ जाए ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इसको मैं ऐसी पढ़ के बता दे रहा हूँ लाइन टू लाइन। Through these known as the chorus grain, they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and trophy. बता रहे हैं क्योंकि ये मोटे अनाज होते हैं तो इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है। रागी का एग्जांपल दिया गया, इसमें बहुत ज्यादा आयरन, कैल्शियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड ऑफ द रेस्पेक्ट एरिया ऑफ द प्रोडक्शन। ज्वार जो है तीसरी फसल जो है जो इंडिया में बहुत ज्यादा की जाती है। Its rain-fed crop mostly grown in the most moist area
which hardly needs to irrigation। ये फसल कैसे हो जाती है? नमी वाले एरिया में हो जाती है, मतलब इनको आप इरिगेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, मतलब इससे पानी लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप नमी हो उसी एरिया में ये हो सकती है। एरिया बताए गए हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें ये मिलेट्स जो है वो बहुत किए जाते हैं। बाजरा ग्रोस वेल द सैंडी सॉइल एंड द सॉलो ब्लैक सॉइल। बता रहे हैं बाजरा जो है वो थोड़ी बलुई मिट्टी में होती है और ब्लैक सॉइल में होती है। मेजर बाजरा प्रोडक्शन स्टेट बता रहे हैं कहां कहां पे बाजरा होता है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र बताए गए हैं। ये कुछ ऐसे बताए गए थे, तो ये हमारी मिलेट्स हुई, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो ऐसे डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। और क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इजी है, थोड़ा जल्दी चलेगा, इसमें ज्यादा मुझे कुछ ज्यादा क्लैरिफाई करना है या फिर ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें जहां समझाने की जरूरत होगी वहां मैं लाइव प्लान बनाऊंगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक है फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स, फिर इसमें भी लगभग ऐसे कुछ आ जाएगा। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे।